आपने अक्सर लोगों को कराची के हवाले से तारीख सुनाते देखा होगा। आप लोगों को जब पूछते हैं कि यार कराची क्या तारीख है, तो वो आपको कराची की तारीख कुछ इस तरह से बताते हैं कि यार इधर हम क्रिकेट खेलते थे, इधर हम फिल्म देखते थे, इधर हम पान खाते थे, इधर सिगरेट पीते थे, इस कॉलेज में जाते थे, यहाँ पे हम लोगों ने पहली शादी की, यहाँ पे हमने दूसरी शादी की, यहाँ में पहला प्यार हुआ, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें एक शहर के कल्चर का हिस्सा ज़रूर हो सकती हैं, और कल्चर शहर की तारीख का हिस्सा ज़रूर होता है, लेकिन शहर की तारीख ये नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली आज तक हम अ, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सके डिजिटल मीडिया पे कि जिसमें हम कराची की तारीख को एक कंप्लीट और जामे नज़र से देखें, जिस तरह के किसी शहर की, और ख़ास तौर पे इतने बड़े हिस्टोरिक वेन्यू की तारीख को देखना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके सामने तारीख की, कराची की तारीख की कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जो कि खालिसतन एकेडमिक हैं, खालिसतन लोगों ने उसके ऊपर एकेडमिक में जो आर्टिकल्स हैं उनमें बहसें की हैं, किताबों में उनका जिक्र दर्ज है। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कराची की तारीख। आप देख रहे हैं ब्रेक डाउन। मैं हूं शफात अली। कराची की तारीख कहां से शुरू करें? कराची में तारीख के हवाले से जितने लोग हैं उनके उतने मुंह हैं, और जितने मुंह हैं उनकी उतनी बातें हैं। लेकिन कराची की तारीख अगर आपने अर्लीस्ट देखनी है तो आपको दो इलाकों की तरफ देखना पड़ेगा। एक है कराची का इलाका गडाब और एक है कराची का इलाका मलीर। गडाब जरा पहले, क्योंकि इस इलाके में कोस्ट लाइन बड़ी तेजी से चेंज होती रही है। खासतौर पे कोस्ट लाइन रिसीड जब हुई है तो उसने हालात को काफी हद तक चेंज किया है। ये माना जाता है कि कराची और इस खित्ते में, मैं इस शहर का नाम ज़रा कम लूँगा और ख़ित्ते का नाम ज़्यादा लूँगा, क्योंकि इस खित्ते में जो सबसे पहली आबादी आई है वो तकरीबन 50,000 साल पहले आई है। जी हाँ, 50,000। ये ओल्ड स्टोन एज का अर्लीस्ट पीरियड कहलाता है। और अगर आप गडाब के इलाके में, कई पहाड़ियाँ हैं, उनमें से कुछ बढ़ती हुई हाउसिंग सोसाइटियों के सैलाब में दफन हो चुकी हैं, और कुछ ऐसे इलाके रह गए हैं जहां पे आपको गारों के अंदर लोगों की वो स्टोन कार्विंग्स नजर आती हैं। जुल्फिकार कलोड़ो साहब कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने अपना काम मुझसे शेयर भी किया है। दिस हैज़ बीन फिनोमिनल। लेकिन ये सब जुल्फिकार कलोड़ो की ज़ात तक महदूद नहीं है। आपको इसमें जब तक मोहम्मद अब्दुल रऊफ खान साहब का काम नजर नहीं आएगा, जब तक आप उनका काम नहीं देखेंगे, आप इस मामले की तह तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले रऊफ खान साहब का काम शुरू करते हैं। रऊफ खान साहब ने कराची और इसके गिरदोनवा में तकरीबन 217 साइट्स आइडेंटिफाई की थी, जिनमें उनके मुताबिक ओल्ड स्टोन एज से लेके न्यू स्टोन एज, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, हत्ता के मॉडर्न एज तक के जो जितने आसार हैं वो सब उनको नजर आते हैं। रऊफ साहब ने जो काम किया वो बिलाशुबा अपनी जात में बहुत यूनिक काम है, लेकिन जो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की उनमें से ज्यादातर गडाब और मलीर में आती हैं। कुछ जगह यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के कैंपस के पास भी आपको नजर आती हैं, लेकिन उनमें जो ज्यादातर टूल्स नजर आए हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। और पत्थर के टूल्स का मतलब यह है कि ये इलाका उस वक्त भी आबाद था कि जब इंसान वाकई में गारों में रह रहा था। याद रखिए कि हमारे एक बहुत मशहूर साहब हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त ग्रिलिंग खा रहे हैं, और कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं। उन्होंने इंसानी इर्तिका के कुछ मराहिल लिखे हैं। नाम तो उनका युवल नोआ हरारी है, और किताब जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं उसका नाम है सेपियंस। उन्होंने इंसानी इर्तिका के कुछ मरहले बताए हैं। वो कहते हैं कि इंसान तकरीबन 75 से 80 हज़ार साल पहले वो आग दरियाफ्त करता है, और जब आग दरियाफ्त करता है तो उसके साथ ही उसका इनटेक फूड का बढ़ जाता है। जब वो इनटेक फूड का अपना बढ़ाता है, वो फूड को पका के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकता है, तो उससे उसके दिमाग की नशोनुमा होती है। जब उसके दिमाग की नशोनुमा होती है पके हुए फूड की वजह से, तो उसके 3-4 हज़ार साल बाद तकरीबन 70 हज़ार साल के लगभग इंसान उन चीज़ों पे यकीन शुरू करता है जिसको कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि इंसान का उन चीज़ों के ऊपर यकीन करना जो कि जिनकी कोई फिजिकल हैसियत नहीं होती, जैसे इज्जत, शोहरत, गैरत, रवायात, रस्म वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ से एक अलग तारीख शुरू होती है, हत्ता के 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ जाता है। लेकिन ये 70,000 साल
से पहले से लेके 10,000 साल तक के दरमियान का अरसा वो अरसा है जिसमें इंसान गारों में है, नए नए रस्म रवाज डिस्कवर कर रहा है और नई नई सकाफतें ढूंढ रहा है, और अपने हंटर जो उनका शिकारी कबीला है, अपने हंटर गैदरर्स का जो उनका कबीला है, उसको वो बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी रवायात पे कायल कर रहा है, क्योंकि उसके पास अपना शिकारी ग्रुप बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है कि या तो वो अपने ज़्यादा बच्चे पैदा करे, जो कि ज़ाहिर है ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते उन हालात में, या फिर वो अपने नज़रिए पे बहुत सारे लोगों को कायल करे। ये वो दौर है जिसमें आपको एक साथ इकट्ठे बहुत सारी गारें एक इलाके में नज़र आती हैं जो बताती हैं कि ये पूरा एक कबीला आबाद है। याद रखिए कि इंसान मैं और तू का कायल है, हम और उसमें तफरीक करता है, लिहाजा ये रवायत ज़रूर रहती है कि अगर कोई एक जगह पे एक क्लस्टर है तो इसका मतलब नहीं है कि वो सारे आपस में जो है मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं। ये समझा जाता है कि वो एक ही सकाफत और एक ही नज़रिए के लोग हैं जो कि एक साथ एक कॉलोनी में रह रहे हैं। इन गारों को देखने के लिए आपको कराची के ईस्ट में एक छोटी सी पहाड़ी है, कोंकर का एक पूरा पहाड़ी सिलसिला है, बहुत छोटा सा है, मतलब इट्स इनसिग्निफिकेंट एरिया, लेकिन उसमें आपको कुछ इलाके नज़र आते हैं। और इसी तरह नॉर्थ साइड पे इस पे आपको खादर जी और गोट हाजी शाह बेग नजर आते हैं, जहां पे बाकायदा तौर पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है प्यारा। ये रऊफ साहब ने जो अपनी रिपोर्ट मुरतब की थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने इसको इन इलाकों को आइडेंटिफाई किया था, इन जगहों में जो रेलिक्स, जो आसार मिले, जो टूल्स मिले, उनको आइडेंटिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली ये अब नजर नहीं आते हैं इलाके, क्योंकि एक्सपेंशन इतनी ज्यादा हो गई है। इसी तरह की दूसरी छोटी बस्तियां हम इनको कहेंगे, इनको गारों की बुनियाद पर बनी हुई बस्तियां, जो कि जदीद स्टोन एज, ये बिल्कुल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से जरा पहले का जो दौर है उसमें नजर आती हैं। और वो इलाका है मलीर का, कि जहां याद रखिए कि इंसान गारों से एकदम निकल के घर बनाना शुरू नहीं हो गया था। इंसान गारों से निकलने के बाद उसने जब घर बनाने का सिलसिला शुरू किया तो वो जमीन के अंदर घर बनाता था, क्योंकि देवर मोर लाइक केव्स, एंड ऑब्वियसली जब जमीन के अंदर घर होता है तो वो कैमोफ्लाज करना आसान है, दुश्मन से बचना आसान है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे और फायदे हैं। ये आसार मलीर के इलाके से रऊफ साहब ने आइडेंटिफाई किए, दरियाफ्त किए। कुछ घरों पे बाकायदा चौबी चौखटों के आसार उनको नजर आए, यानी लकड़ी की कुछ चौखटें मौजूद थी, जो कि ऑब्वियसली लकड़ी तो गल सड़ गई होती है, लेकिन एक पीरियड के बाद लकड़ी और उसके इर्द गिर्द के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। इस मर्जर के दौरान एक नया एलिमेंट वजूद में आता है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द लकड़ी मौजूद थी, या जो इब्तिदाई तौर पे लकड़ी से बनाया गया था। खैर, ये अब्दुल रऊफ साहब का काम तो अपनी जगह पे, लेकिन जब इसमें अमेरिकन कूदे तो गेम चेंज हो गया। दो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, हॉफमैन और शेफर, ये दोनों ने कराची में एक्सटेंसिव सर्च की है और बहुत सारे इलाकों को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि उनमें से एग्जैक्ट एज आइडेंटिफाई करें इस इलाके की, कि इस इलाके में लोगों का कयाम पहली वजह क्यों था, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बैरन एंड अबैंडन्ड लैंड। दूसरा, अगर वो लोग इस इलाके में आबाद थे भी तो ऐसी क्या अट्रैक्शन थी उनके लिए कि जिसकी वजह से वो इतने इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में थे। और अगर वो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है तो क्या ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई मौसमियाती तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये सारे इलाके के चीज़ें चेंज हो गई हैं? वेल, ये सारे वो सवाल थे जिनके वो जवाब ढूंढना चाहते थे, लेकिन ये सवालों के जवाब ढूंढने के साथ साथ जो एक चीज़ उनको मिली वो थी इस इलाके में मौजूद टूल्स, जो कि पत्थर के बने हुए हैं, जो कि लोहे के बने हुए हैं, जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, और ये सारे के सारे मुख्तलिफ ज़मानों से हैं, जिसका ये बिल्कुल मतलब बनता है कि इस इलाके के अंदर इंसानी आबादी हर दौर में रही है। लेकिन क्या वो एक बड़ी सिविलाइजेशन का हिस्सा रही है या नहीं, ये बहरहाल अभी तक डिबेटेबल है। इस खित्ते में जो सबसे बड़ी तहजीब रही है वो तहजीब रही है इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन। इस तमाम सिविलाइजेशंस के अंदर के आसार आपको कराची और इसके गिरदोनवा के इलाकों में नज़र आते हैं। जो दो अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, हॉफमैन और शेफर, उन्होंने भी इस हवाले से वो ईंटें, वो गारे के बने हुए स्ट्रक्चर्स वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, कमरों की डिज़ाइन वगैरह जो उन्होंने यहाँ दरियाफ्त किए वो वैसे ही उनको मौजूदाड़ों में मिले हैं, वो वैसे ही उनको हड़प्पा में मिले हैं। दैट्स वाई दे कॉल इट हड़प्पा, अ पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, गोट अल्लादीनों की बात करूँ, ये इलाका ऑफ कोर्स बहुत सारे कराची के रहने वाले इलाकों से वाकिफ नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ है कराची से, लेकिन उन्होंने इलाकों को आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट किया कि भाईजान ये इलाके वो हैं जो कि कदीम ज़माने में इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं।
याद रखिए कि मैंने आपको बताया कि जब लोगों ने अपनी कॉलोनी को बढ़ाना होता है तो वो किसी न किसी एक नज़रिए पे लोगों को कायल करके अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं, अपने हम ख्याल लोगों को बढ़ाते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है मज़हब भी एक इन्वॉल्वमेंट आती है, और ऐसा हो नहीं सकता कि जब आपको एक जगह पे ऐसे आसार ना मिले तो मजहबी कहानियां ना मिले। ऐसे आसार ज़रूर मौजूद हैं, और इसमें जो कराची के कमिश्नर रहे हैं एवन जेम्स साहब, उन्होंने मेमोइर्स ऑफ नॉर्मल होचंद एक किताब है, उसका प्रीफेस लिखते हुए एक कहानी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब, जब राम और सीता जब वो बनवास में थे, और आपको पता है कि बनवास, जो लोग इस रामलीला से वाकिफ नहीं है, वाल्मीकि की रामलीला से वाकिफ नहीं है, उनको ये बताता चलूं कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शख्स हैं, रामचंद्र जी, उनके एक भाई है जो कि तख्त पे कब्जा कर लेते हैं, और उनकी जो भाभी हैं वो रामचंद्र जी को पसंद नहीं करती, तो लिहाजा वो अपने भाई के कान भर के किसी तरह से उनको कहती हैं कि भाई इसको निकालो और इसको ईजी हो जाओ। तो वो उनको कहते हैं भाई अब आप 14 साल का बनवास ले लें। वो 14 साल जंगलों में घूमते रहते हैं, और इसी दौरान वो फैसला करते हैं कि क्यों ना वो इस बनवास को, जो 14 साल उन्होंने जंगलों में ज़ाया करने हैं, उस 14 साल को अपनी तपस्या बना लें, और इन 14 सालों में अपने आप को रिलीजियसली और स्पिरिचुअली इतनी बुलंदी दे दें ताकि वो जाके जब कल को वापस अपने अयोध्या पहुंचे तो वो यू शुड बी हैविंग ऑल द पर्क्स। इसी चक्कर में उनका गुजर होता है, उनका इरादा बनता है मस्तोंग में नानी मंदिर, जो हम नानी मंदिर कहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ क्या होते हैं ये अगेन एक अलग कहानी है, लेकिन उस बहुत बड़ी कहानी को शॉर्ट लफ्जों में बताना ऐसे होगा कि जो शिव जी हैं, शिव जी की बेगम सती, जब उनका इंतकाल होता है तो वो उनकी लाश को कंधों पे उठा के तांडव करना शुरू करते हैं। दैट इज द डांस ऑफ वॉर। और वो तांडव करना, और लोग जो ऊपर आसमानों पे देवता बैठे होते हैं वो कहते हैं यार इसको रोको, नहीं तो ये पूरी जो है ना कायनात तबाह कर देगा अपने तांडव से। तो ऊपर जो भगवान होते हैं, जो भी देवता होते हैं, वो एक वार फेंकते हैं, और उससे जो शिव के कंधों पे सती की लाश होती है वो 3 या 52 टुकड़ों में बट जाती है। अगर वो 3 टुकड़ों में बांटी जाए तो वो तीनों टुकड़े मस्तोंग में आपको नानी मंदिर के ऊपर के 2 मंदिरों में नजर आते हैं। उनमें से वो तीनों टुकड़े वो जहां जहां गिरे, या वो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे, वो उन इलाकों को शक्तिपीठ कहते हैं। रामचंद्र जी उसी एक शक्तिपीठ को देखने जा रहे थे, जो कि अगर आप कोस्टल हाईवे पे जा रहे होते हैं तो आगोर से जस्ट लाइक 15-20 मिनट की ड्राइव पे थोड़ा सा ऑफ रोड करके आप नानी मंदिर पहुंच सकते हैं। वहां के इरादे के लिए जब वो गए और जब जा रहे थे तो वो उनका एक इलाके में क़याम हुआ, और उस इलाके में उन्होंने कई रातें गुजारी। जब गुजारी रहे थे रातें, याद रखिए कि इस सारे मामले में उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ थे, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण और उनकी बेगम उनके साथ थीं, और वो यहाँ से उन्होंने गुजरते हुए एक इलाके में क़याम किया। उस इलाके में उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया। उस मंदिर पे उन्होंने कुछ अरसे जो है वो चिल्लाकशी की, कुछ अरसे तक उन्होंने अपने आप को वहाँ पे उस इलाके के साथ क्या कहते हैं क्लाइमेटाइज किया। वो इलाका एवन जेम्स के मुताबिक कहलाता है रामबाग। वो रामबाग जो कि अब आराम बाग कहलाता है, कराची में मौजूद है। लेकिन ये कराची की प्री हिस्टोरिक कहानियां तो अपनी तरफ चलती रहेंगी, लेकिन जो कराची में प्री हिस्टोरिक कहानियों में जो सबसे मुनफरिद कहानी है वो है अलेक्जेंडर की कहानी, और वो है साल है सन 326 कबल अज़ मसीह। जी हाँ, 326 कबल अज़ मसीह, महीना है अक्टूबर का, तारीख है 7 अक्टूबर सन 326 कबल अज़ मसीह। मैं नहीं कहता, अंग्रेज़ों का मसला है, उन्होंने ये तारीखें बनाई हैं और पता नहीं कैसे बनाई हैं, मेरे उसकी डिटेल्स नहीं मालूम। बारह मैं यहाँ इस वीडियो के एंड में रेफरेंसेस लिखूंगा, तो आप में से जिनको शौक हो उन किताबों को पढ़ने का, वो चाहे तो अगर मेरे घर आ जाएं तो ये किताबें मेरे पास मौजूद हैं, उनमें खुद देख लें, वगरना आप ऑनलाइन भी ये किताबें देख सकते हैं, ये सब किताबें मौजूद हैं। खैर, अलेक्जेंडर साहब जो है वो सिकंदर आज़म, वो आते हैं हिंदुस्तान पे हमला करते हैं, हिंदुस्तान पे हमला करने में वो दोनों दफ़ा नाकाम होते हैं। पोरस के से लड़ाई करते हैं, मैच ड्रॉ हो जाता है, पोरस बज़ाहिर हार जाता है, लेकिन ही प्लान्स के हम साउथ चलते हैं, और साउथ जाते हुए हम मुल्तान पे हमला करते हैं। मुल्तान पे खूनी बुर्ज के इलाके में
एक दीवार को, किले की दीवार को टापते हुए, इनफैक्ट शहर की दीवार को टापते हुए अलेक्जेंडर जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर एक मली खड़ा होता है सिपाही, वो खचाक उनको एक नेजा मारता है, वो उनके हियां लगता है, हियां से हुआ निकल जाता है, वो खून आई हुई करते नीचे गिरते हैं। अब मसला ये हो गया कि इतने ममालिक से वो मतलब फतवात करता करता वो लड़का आ रहा है और फाइनली वो आके हो गया यहाँ पे बीमार। बीमारी के इस आलम में समझ नहीं आ रहा कि आगे हिंदुस्तान, दिल्ली वगैरह ये तो सारे गुर्जरा पथियारा, ये सारी मतलब अभी फतवात करनी है, लेकिन लड़का बीमार हो गया 32 साल का, क्या किया जाए? तो फैसला ये करते हैं कि क्यों ना मैच को ख़त्म समझा जाए और यहाँ से वापस चला जाए। फौज जनूब, अब वापसी का रूट लेना है तो वापसी के रूट में उनके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये कि वो दरिया के साथ साथ चलते समंदर पहुंचे, समंदर से फिर कोस्ट के साथ साथ चलते वापस यूनान पहुंच जाए। दूसरी तरफ फौज का ख्याल है कि देखो नील, दरियाए नील जो है वो साउथ टू नॉर्थ बहता है, ये दरिया नॉर्थ टू साउथ बह रहा है। इसका मतलब है बीच में कोई ऐसा कॉमन एरिया आएगा जो कि इनका कॉमन समंदर होगा, उसी के नज़दीक हमारा यूनान होगा। लोगों का ख्याल था, ऑब्वियसली दैट इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन ये सारी कहानी मैं नहीं कह रहा, ये कहानी कह रहा है अलेक्जेंडर का अपना जनरल जिसका नाम था नियार्कस। नियार्कस ने ये सारी कहानी अपने जो मेमोइर्स हैं उनमें लिखी है, और नियार्कस ही कहता है कि फाइनली जनाब मुझे अलेक्जेंडर ने जब हुक्म दिया कि भाईजान आगे बढ़ो और जाओ जाके वापसी का रास्ता ढूंढो, तो मैं साउथ गया। और मैं साउथ गया तो मेरे साथ यूनानी फौजी थे, लेकिन मुझे वहाँ के लोग बड़े अजीब लगे। वो खुद को सिंधु कहते हैं। सिंधु, ये लफ्ज़ अलेक्जेंडर ने इंदोस के नाम से यूज़ किया है कि वो इंदोस लोग हैं। वो खुद को, वो हमारे पास आते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं, रास्ता पूछते हैं, खाने का पीने का पूछते हैं, तो वो 5 उंगलियां हमारे मुंह की तरफ करके कुछ कहते हैं। जी हाँ, आप समझ गए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये 326 कबल मसीह में भी हो रहा था। तो अगर आज भी अगर आप एक दूसरे को सुनाने को मिलता है तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं, हमारी रवायत का हिस्सा है। खैर, होते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया कि जहां पे एक छोटी सी बे थी, उसके सामने एक आइलैंड था, इर्द गिर्द कोई खास ज्यादा आबादी नहीं थी, पीछे एक छोटा सा शहर था और उस शहर की बड़ी बड़ी फसीलें थी। बिल्कुल आइडियल स्पॉट था किसी भी फौज के ठहरने के लिए। नियार्कस ने उस इलाके का नाम रखा अलेक्जेंडर्स हेवन, या इस्कंदर की जन्नत। अलेक्जेंडर्स हेवन एक बड़ा अजीबोगरीब नाम है। आज कराची के रहने वाले एक दूसरे से पूछते होंगे, भाई ये अलेक्जेंडर्स हेवन से कभी तुमने कोई शॉपिंग वगैरह की है? तो आप जरूर ये कहते होंगे कि भाई मेरा कभी जाना नहीं हुआ इस तरफ। लेकिन आप में से 80% लोग जो कि वीडियो देख रहे हैं और कराची की जिंदगी में कभी ना कभी आए हैं, उन्होंने इस इलाके से जरूर गुजर किया है। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, खासतौर पे विंसेंट एक बड़ा ज़बरदस्त हिस्टोरियन है, उसने इंग्लैंड का, उसने इसके ऊपर बड़ी डिबेट की है। खुद कराची में जो अंग्रेज ऑफिसर्स आते रहे उन्होंने अलेक्जेंडर्स हेवन डिस्कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जब वो अलेक्जेंडर्स हेवन ढूंढने निकले तो उनको फाइनली रूट वर्ड्स में जाना पड़ा और उन्होंने कराची के इलाके के नामों को डिकोड करना शुरू किया। कराची के बहुत सारे इलाके मुख्तलिफ नौइयत के नाम हैं, आपने भी सुने होंगे, कोरंगी, औरंगी, मलीर, ऐसे नाम बाकी पाकिस्तान में तो कहीं होते नहीं है, लिहाजा यहाँ के जो नाम है उनके कोई ना कोई पीछे कहानी मुख्तलिफ है। इसी तरह का एक नाम उस ज़माने के अंग्रेज़ अफसरों को भी सामने नज़र आया, जो कि उन्होंने डिकोड करने की कोशिश की कि भाई ये क्या भला है। उन्होंने जब इसको डिकोड किया तो उन्हें एक वर्ड मिला बलोच जुबान में, जो कि बरऊ में भी है, और वो वर्ड है माड़ी। माड़ी कहते हैं महल को, बहुत बड़े महल को। और बादशाहों के लिए, जो लोग फिरदौसी का शाहनामा पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, उसमें बड़े बादशाह के लिए एक तो किरदार है, लेकिन किरदार से हट के लफ्जी मानों में एक बहुत बड़े बादशाह के लिए, बहुत बड़े फातेह के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं किया। हमारे बहुत सारे बलोच दोस्तों के नाम किया होते हैं। किया का माड़ी, यानी कि किया साहब का जो माड़ी था उसका नाम किमाड़ी है। तो अलेक्जेंडर्स हेवन किमाड़ी था। किमाड़ी वो इलाका है कि जहां पे नियार्कस ने आइडेंटिफाई किया कि यहां पे फौज को मौजूद होना चाहिए और यहां से हम लोगों को आगे का सफर करना चाहिए। इन्हीं दिनों में हालात समंदर के जरा खराब हो गए और समंदर में तूफान आ गया। नियार्कस ने वहां से मशरिक का सफर करना शुरू किया और वो उससे ढूंढना शुरू किया कि कोई ऐसी जगह मिले कि जहां से हम अलेक्जेंडर को, क्योंकि ज़ाहिर है वो
ज़मीनी सफ़र करने के तो काबिल नहीं था। कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री और कश्ती के सफ़र के ज़रिए उसको ज़्यादातर लाया जाए। तो उससे नज़दीक एक दरिया नज़र आया, जिस दरिया के पास एक मार्बल की कान मौजूद थी। उस मार्बल की कान पे थोड़ी सी हाइट थी, मछेरों का विलेज था, आइडियल स्पॉट था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि इसी इलाके को हमें यूज़ करना है अलेक्जेंडर के एग्जिट के लिए। आजकल इस इलाके को आप लोग कोरंगी कॉजवे भी कह सकते हैं, किसी हद तक आप इस इलाके को कयूमाबाद भी कह सकते हैं, किसी हद तक आप इस इलाके को गिजरी भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली दरिया की शेप चेंज होती रहती है, इलाके बदलते रहते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस बहुत सारे, मैं रेफरेंस अगेन इस वीडियो के एंड में दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसी इलाके को, जिसको इनिशियली बिबाक्ता कहा जाता था, बिबाक्ता के इलाके को चूज किया कि यहां से अलेक्जेंडर को एग्जिट करवाया जाए और फौज को ऑन फुट, क्योंकि ज़ाहिर इतनी बड़ी नेवी मौजूद नहीं थी, फौज को पैदल बाबुल पहुंचने का या बेबीलोन पहुंचने का ऑर्डर दिया गया। अच्छा, बहुत सारे लोग इस सवाले से बड़ी जंप मारते हैं कि कयूमाबाद, कोरंगी क्रीक, अलेक्जेंडर को ढंग का इलाका नहीं मिला। भाई बात ऐसी है कि जो डिस्क्रिप्शन नियार्कस ने दी है वो डिस्क्रिप्शन बड़ी अजीब है। मार्बल की कान है, आपको सदर में जितनी बिल्डिंग्स नजर आती हैं येलो स्टोन की बनी हुई, ये सब गिजरी स्टोन कहलाता है। इसी तरह मछेरों का एक छोटा सा विलेज, और प्लस दरिया समंदर में मिल रहा है। अगर आप लियारी, बल्कि यस इट्स मलीर नदी को समंदर में गिरता देखें तो ये एक बड़ा ग्रेजुअल सा फ्लो है, जिसमें ऑब्वियसली, लेकिन हम 2500 साल पहले की बात करें तो उस वक्त के शायद समंदर के हालात और होंगे, लेकिन अपेरेंटली केमाड़ी से ईस्टवर्ड नजदीक तरीन पोर्ट यही समझ में आता है कि जहां से एग्जिट किया जा सकता है, बट इट्स हिस्ट्री, सो नथिंग इज फाइनल। यूनानियों ने इस इलाके को जो एक दूसरा नाम दिया वो है मोरोर तोबारा का। मोरोर तोबारा, इसका लफ्जी मतलब बनता है मोरोर यानी औरत, बारा यानी के फिशिंग विलेज, औरत का फिशिंग विलेज, औरत की पोर्ट। याद रखिए, कराची का पुराना नाम माई कोलाची जो गोट है, यानी कि माई कोलाची, जो भी औरत थी कोलाची, उसका गोट, उसका गांव। किस्सा काफी पुराना है वैसे। कुछ हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर आपस में लड़ाई रखी है। कोई कहता है बिबाक्ता जो है वो मनोड़ा का नाम था, कोई कहता है मोरोर तो बारा मनोड़ा का नाम था, कोई कहता है फलाने का नाम ढिमकाना था। ये रहेगी लड़ाई, हम इसमें कभी भी सर्टन नहीं हो सकते। बट अगेन इट डजंट nullify the importance of कराची, that ये इलाके जिनको हम मतलब सरफे नज़र करते हैं इनसे, और कभी भी इस हवाले से हमने कोई ढंग की बात नहीं की कराची के हवाले से। बहुत ही होता है तो हम कराची की तारीख यही बनाते हैं कि भाई यहाँ मैं पान खाता था, इस स्कूल का मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पारसी रहते थे, यहाँ ईसाई रहते थे, यहाँ हिंदू रहते थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं है हमारे पास कराची की तारीख के हवाले से। अब जहां हमने रामचंद्र जी का और अलेक्जेंडर का जिक्र कर दिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और बड़ी ज्यादती होगी कि अगर रामचंद्र जी का आपने जिक्र किया और लक्ष्मण का जिक्र किया है, तो रामचंद्र जी के सबसे महबूब साथी और सबसे जानिसार साथी का जिक्र ना किया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बजरंग साहब की, यानी कि हनुमान जी की। हनुमान का जो सबसे कदीम मंदिर है, हनुमान के मंदिर के बारे में बहुत सारी, जो वैसे तो आपको हर स्क्रिप्चर में कुछ ना कुछ अलग कहानियां मिलेंगी, लेकिन ये मानना है बहुत सारे लोगों का कि हनुमान का जो पुराना और सबसे कदीम और पहला मंदिर है वो कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मौजूद है। ये वो मंदिर है कि जिसमें एक चट्टान ने हनुमान की शक्ल इख्तियार कर ली थी और उसमें से हनुमान जी खुद बाहर आए थे और उन्होंने रामचंद्र जी से मुलाकात की थी। बट बहरहाल इस मंदिर का वैसे कहीं जिक्र नहीं है, तो लिहाजा ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी ऑथेंटिसिटी है इसकी। अलबत्ता क्लिफ्टन के इलाके में जो मंदिर आपको नजर आता है, ये एक ऐसा शिव मंदिर है जिसका जिक्र महाभारत में मौजूद है। कराची वैसे तो बतौर फिशिंग विलेज बहुत अरसे तक मौजूद रहा है और कराची ने बतौर फिशिंग विलेज बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, लेकिन चूंकि सी लाइन कराची की हमेशा से बदलती रही है, समंदर रिसीड करता रहा है, आगे आता रहा है, लिहाजा कभी भी कराची एक मुनज़्ज़म पोर्ट के तौर पर आबाद होता हमें दिखाई नहीं देता। अलबत्ता देबल की बहस एक ऐसी बहस है जिसने बहुत सारे लोगों को कराची की इंपॉर्टेंस के बारे में आगाह किया है। देबल की बहस से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हिंदू ख़ानदानों की हुकूमत थी उनकी हुकूमतों को डिस्कस किया जाए। ये प्रेडोमिनेंटली माना जाता है कि
मुसलमानों ने जब जिस देबिल शहर पे हमला किया वो देबिल शहर एक हिंदू ख़ानदान का था। इसमें कोई शक नहीं कि दाहिर और उसके वालिद चच और उसके परदादा चच, इन सब लोगों का मज़हब हिंदू ही था, लेकिन ये लोग बाय डिज़ाइन सिंधी नहीं थे, ये लोग बाहर से आए थे, लिहाजा इनके पास जो वर्जन ऑफ हिंदुइज्म होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। लेकिन उसी दौर में चूंकि अशोक और गुप्ताओं का दौर जब एक बहुत बड़ा दौर गुजर चुका था, उस दौर में बौद्धिज्म ने बहुत तरक्की की थी, लिहाजा इस इलाके में भी आपको बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री उस ज़माने में बहुत नज़र आती है, उनका बड़ी कसरत से जिक्र नज़र आता है, बशमूल मुल्तान के मंदिर के कि जहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मौजूद थी। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बढ़ते हैं और बस एक छोटी सी बहस को समेटते हैं, क्योंकि अभी कराची की कहानी शुरू हुई है, हमने इस कहानी को बहुत आगे लेके जाना और ये मुमकिन नहीं है कि हम एक नशिस्त में इस पूरी कहानी को समेट सके। देबिल, क्या कराची देबिल है? क्या कराची देबिल नहीं है? आपको हर किताब के अंदर मारामुरी नजर आएगी। बहुत सारे लोग इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि बेसिकली देबिल भंबोर का नाम था, जो कि कराची से चंद किलोमीटर के फासले पर है, और कराची नाम का कोई शहर उस ज़माने में आबाद नहीं था। कहानी ख़त्म, पैसा हज़म, क्योंकि कराची में कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते। पहली बात, कराची में आसार ढूंढे किसने है? दूसरी बात, आपको क्या पता कि देबिल कैसे बंद हुआ था और भंबोर की क्या तारीख रही है? यस, भंबोर इज़ अ ग्रीक सिटी, इट हैज़ अ ग्रीक आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें इसमें ग्रीक है, लेकिन कराची के अंदर भी वो आसार रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे हम दोनों की बात मानते हैं, हम ये कहते हैं कराची भी देबिल, हम ये मानते हैं भंबोर भी देबिल है, क्योंकि दोनों में टाई है। क्योंकि अरब हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ब्राह्मणाबाद यानी मंसूरा, ब्राह्मणाबाद और मंसूरा आपको पता है वो एक पूरी कहानी हो, मैं सिंध की वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या हुआ था ब्राह्मणाबाद के साथ, जिसके बाद उसका नाम मंसूरा रखा गया और मंसूरा उसके बराबर में आबाद किया गया था। वहां से देबिल तक का फासला 6 मंजिल का है। एक मंजिल एक दिन में या एक डिस्टेंस पर्टिकुलर जो भी टाइम फ्रेम है उसमें तय होती है। ना वो हैदराबाद बनता है, ना वो ठट्ठा बनता है, ना वो अलोर बनता है, ना, और वो साउथ है, वो कोस्ट लाइन है। अरब हिस्टोरियंस इस बात पे मुसिर हैं, और मैं बलाजरी और इब्ने होकल की बात कर रहा हूँ, जो एक मारूफ अरब, उस जमाने के मारूफ अरब हिस्टोरियंस है, वो कन्विंस्ड हैं और इस बात को बार बार ये एलैबोरेट करते हैं कि देबिल साहिल पे बना हुआ शहर था। साहिल का मतलब उसकी एक एक्टिव पोर्ट थी। इस लिहाज से ये बात साबित होती है कि देबिल ही कराची है। इसकी एक एंडोर्समेंट मोहम्मद बिन कासिम के देबिल पे हमले से भी होती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम देबिल पे हमला आवर हुआ तो वो खुले मैदान में नहीं था, उसने अपनी पूरी फौज एक 12 क्यूबिट बाय 6 क्यूबिट की एक खंदक के पीछे रोकी हुई थी। एक क्यूबिट 12 बाय 6 क्यूबिट को ये समझ लीजिए आपका एक आम घर का टीवी लाउंज होता है, ये एक कोई बहुत बड़ी खंदक नहीं है। लेकिन इतने तंग इलाके में अगर आपको देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज कहाँ खड़ी की होगी, तो आपको कराची से कोस्टल हाईवे पे जाना पड़ेगा, जहां पे पहाड़ और समंदर के दरमियान बिल्कुल फासला नहीं है, और एक बहुत तंग सा इलाका मिलता है आपको रोड गुजारने के लिए, विच साउंड्स लाइक के वेल हो सकता है कि शायद ऐसे ही किसी इलाके में मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज गुजारी हो। वेल, ये बहस तारीख दान करते रहेंगे, नए एविडेंस आते रहेंगे और तारीख चेंज होती रहेगी, लेकिन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कराची ही देबिल था। अगर ऐसा है और इस बात को अगर सच मान लिया जाए तो कराची की तारीखी इंपॉर्टेंस बिल्कुल बदल जाती है, और इसमें सबसे बड़ा आप सबूत ये देख सकते हैं कि देबिल की बंदरगाह के हवाले से एक रवायत ये भी चली आती है कि अहराम मिस्र में और मिस्र में मौजूद जो फ़राइन है, जो फ़िरौन है, उनकी ममीफिकेशन के दौरान जो कपड़ा इस्तेमाल होता था वो लेनिन क्लॉथ था। लेनिन उस वक्त मिस्र में नहीं उगता था, वो इंडिया में बनता था, और मिस्र से कोई एक इंडियन पोर्ट जो कि नज़दीक तरीन समझी जाती है वो देबिल की है। गुजरात की पोर्ट द्वारका के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो एक्टिव पोर्ट रही है, लेकिन नहीं, लेनिन की प्राइमरी कल्टीवेशन सिंध में होती थी, तो सिंध से मिस्र तक लेनिन कैसे पहुंच सकता था? वेल, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद लोग समझदार लोग हैं, आपको पता है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। देबिल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक तवील बहस है। अरब में, इस खित्ते में, बल्कि सिंध में 300 साल तक अरबों की हुकूमत रही। अरबों ने इस इलाके में बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, बहुत बुरे बुरे काम भी किए, लेकिन वो यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे, वो यहाँ पे एज फातेह आए थे। फातेह कभी भी ट्रेडर की तरह एक्ट नहीं करता।
तो एक्चुअली इस इलाके के अंदर जो भी इस्लाम की तरवीज का और फैलाने का जो काम हुआ है वो बिलाशुबा उन लोगों की जानिब से हुआ है जो यहाँ पे तिजारत की गर्ज से आए थे। और इसकी मिसालें आपको बहुत मिलेंगी, आपको कर्नाटक में मिलेंगी, आपको केरला में मिलेंगी, आपको बंगाल में मिलेंगी कि जहाँ मुसलमानों ने तलवार नहीं चलाई, बस ताजरों ने आपस में ही भाईबंदी करके अच्छे भले। इनफैक्ट आपको बड़े अरब हिस्टोरियंस मिलेंगे कि जो जब सेंट्रल इंडिया पहुंचे तो वहां उनको एक शहर नजर आया जहां पे 10,000 मुसलमान आबाद थे, और उन्होंने कहा भाई तुम लोग कहाँ से? उसने कहा यार हम लोग तो ताजिर हैं, हम लोग तो यहाँ पे हमारे आबा अजदाद आए थे तजारत करते करते। बट वेल दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द अरब्स इन जनरल। बट यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अरब गवर्नमेंट का यहाँ पे काम कुछ और था, लोगों की हालत कुछ और थी। लेकिन अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के बाद, बनु उमैया ने यहाँ पे 10 गवर्नर रखे, उसके बाद दूसरी खानदान आया, उन्होंने अपने तरीके से इसको गवर्न किया। 862 ईस्वी ईद का दिन सूरज ग्रहण हुआ। जब सूरज ग्रहण हुआ तो रात को समंदरी तूफान आया, तेज बारिश हुई, और सुबह 4 बजे के करीब फजर की अजान से जरा पहले एक जलजला आया। उस जलजले के बाद समंदर की एक बहुत बड़ी लहर आई जिसने उस इलाके को मलियामेट कर दिया। सिर्फ 100 मकानात उस इलाके में बाकी रहे, बाकी सब लहरों की नजर हो गए। यह कहा जाता है कि उस इलाके में एक इतनी बड़ी लहर आई जिसने 25 फुट की, तकरीबन 16 क्यूबिट हाइट, 16 क्यूबिट हाइट का ऐसा कोई मकान नहीं छोड़ा जो सलामत हो। जो मकानात टीलों पे बने हुए थे वो सलामत रहे, बाकी सब तबाह हो गया। मलबों में से 1,00,000 लाशें निकाली गई। उस पूरे इलाके में, उस पूरे देबल शहर में सिर्फ 400 या 4,000 लोग जिंदा बचे। ये सारी की सारी कार्रवाई उस वक्त के खलीफा मोतसिम बिल्लाह तक पहुंचाई गई, जिसने बाकायदा तौर पे इसको डायरी में इंदराज करा के देबल की तबाही की दास्तान लिखवाई। कोई वजह है कि कराची में देबल के आसार आपको नहीं नजर आते? वेल, कैन बी वन ऑफ रीजंस, बट अगेन इट्स हिस्ट्री, चेंज हो सकती है। वी आर जस्ट सॉल्विंग अ मर्डर मिस्ट्री आउट हियर। कराची की कहानी बहुत लंबी है, अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है। आपको बहुत बड़ी कहानी सुनानी है, आपको कलड़ों, तालपुरों, सामरा के दौर तक लेके जाना है। वहां से हमने कराची को अंग्रेजों के दौर में ले जाना है, जिसके बाद होगी कराची की मॉडर्न कहानी। और ये सब कहानियां सुनाने के लिए वक्त बहुत कम है। शफात अली को दीजिए इजाजत, हमारा सिलसिला जारी है।